हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में बिहार एसएससी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा सेट नंबर 10 है। इससे पहले के जो भी सेट कराए गए हैं, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा हुआ तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पीडीएफ लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जो है लिंक मैं उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ उसे आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो होता है बहुत बेटर होता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपके एग्जाम में अधिक से अधिक जो इससे हेल्प हो पाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि हर पॉइंट को, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होता है, उसको आपको आसान भाषा में समझा दूँ, ताकि आसानी से आप समझ पाएँ और आपको बहुत दिनों तक वैसे क्वेश्चन याद रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लग जाए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पार्सेक। प्रकाश वर्ष और पार्सेक दोनों दूरी मापने की इकाई है, किंतु सबसे बड़ी पूछ रहा, तो पार्सेक जो है सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पार्सेक बराबर 3 ठीक है 26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, और एक पार्सेक बराबर, यदि हम मीटर में बात करें तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। देखिए, अब खगोलीय दूरी कहते हैं किसे है ना। देखिए, सूर्य मान लीजिए हो गया, सूर्य और ये पृथ्वी, ठीक है, कि बीच के जो दूरी होता है इसे खगोलीय दूरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रीनिंग है क्वेश्चन के, कांपना, मतलब डर से आदमी क्या करता है, कांपता है, तो लंबी सांस लेना। ठीक है, जब राहत महसूस होता है तो आदमी क्या करता है, लंबी सांस लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, इसे 2000 कब 2007 में लागू किया गया था। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 प्रकार खाद्यान्नों को जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, तो यदि आप गांव में रहते होंगे या शहर में भी रहते होंगे तो कोटा मिलता है। ठीक है, जो भी गरीब होते हैं, ठीक है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग होते हैं, उस लोगों को कोटा मिलता है। कोटा के तहत जो है खाद्य पदार्थों को दिया जाता है। जैसे चावल हो गया, आपको दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है। ठीक है, देखिए, जो कोटा दिया जाता है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जाता है। उसमें चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, तिलहन नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए, चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, मोटा अनाज दिया जाता है, जैसे मोटा अनाज में बाजरा हो गया। ठीक है, इस मोटा अनाज में हो गया आपका। फिर दाल दिया जाता है। ठीक है, दाल दिया जाता है, और फिर वाणिज्यिक फसलें दिया जाता है, जैसे चाय दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है आपको, चीनी दी जाती है, ये सब चीज़ें आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और जो देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो वाले राज्य की बात करें तो वह बिहार ही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है व्यक्ति कम क्षेत्र में निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो यहाँ याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, यहाँ पे सिर्फ 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंगोल नेताओं में से किसने भारत पर हमला करने के लिए सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ये चंगेज खां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो मंत्रिपरिषद कृत्यों पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है। देखिए, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ये तीनों हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए, बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, जब कभी भी लोक महत्व का कोई विषय आ जाता है, ठीक है, और उस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक होता है, किस पे, लोक महत्व के विषय पे, लोक महत्व। ठीक है, तब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जब आता है तो संसद में जो भी कार्य होते रहते हैं उसे क्या किया जाता है, उसे आपको रोक दिया जाता है, और फिर जो लोक महत्व के विषय है उस पर चर्चा होने लगता है। प्रश्नकाल, संसद का जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट घंटा, याद रखिएगा, इसे प्रश्न काल के नाम से जानते हैं। इसमें जो है सांसद एक दूसरे से जो है प्रश्न पूछते हैं। अनुपूरक प्रश्न उसे कहते हैं कि यदि कोई लिखित प्रश्न पूछा गया है तो उसके एवज में उसी टाइप का कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, डोंग मुद्रा है कहाँ की। तो डोंग देखिए, ये जो है आपको
वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? डोंग है। देखिए राज्य राजधानी तथा मुद्रा से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। वियतनाम की मुद्रा है डोंग। तो देखिए नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है गिल्डर, क्या गिल्डर, ठीक है। फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा केवल अग्रदिशिक में अनुमति देता है, यह जो है आपको सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगुल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? तो निगुल्ट्रम याद रखिएगा यह भूटान की मुद्रा है। निगुल्ट्रम जो है आपको भूटान की मुद्रा है, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और बनेगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को जानते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जानते हैं? तो यह भी आपको भूटान के को जानते हैं। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? और उधमपुर में है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय याद रखिएगा कोलकाता में है, कोलकाता में है। मध्य कमांड का मुख्यालय आपको लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है किससे? तो यह जो है आपको देखिए संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, सही है। आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया गया। देखिए पहले क्या था कि इंटरनल इमरजेंसी लगा दिया जाता है, उसके जगह पे क्या कर दिया, सैनिक विद्रोह के समय जो है आपको सिर्फ इमरजेंसी लग सकता है। और ये भी सही है, यानी आपात प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, ये भी आपको सही था। इनमें से जो है आपका सब सही है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976, इसमें इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिसमें बहुत सारे संशोधन संविधान में कर दिए गए थे। और कुछ संशोधन थे जो कि मतलब कि एक तरह से सरकार को एकात्मक बनाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। किंतु जैसे ही सरकार बदलती है और जनता पार्टी की सरकार आती है तो फिर 44वां संविधान संशोधन होता है। जो भी संविधान में उस तरह के संशोधन किए गए थे जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान को एकात्मक बनाने का, यानी तानाशाह बनाने का कोशिश किया जा रहा, उसको सुधारने की इसमें कोशिश की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? अंतर्जनित बल कहते किसे हैं? तो देखिए जो भी बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होता है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में घटित होता है इसे आंतरिक बल कहते हैं। जो बाहरी भागों में घटित होता है इसे बहिर्बल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए पवन क्या होता है, बाहरी भाग में आता है तो पवन जो हो जाएगा आपका आंतरिक बल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। पवन जो हो जाएगा आपको बहिर्बल हो जाएगा। यंग इंडिया फोरम किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध है? CII हो जाएगा, CII के अंतर्गत इंडिया फोरम व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, बताना है आपको। देखिए जल यानी जो समुद्री जल होता है उसमें ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकेंड, 346 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर देखिए किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड होता है तो सही हो जाता है। तो क्या इनमें से सही है? सिर्फ केवल एक सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर मिलान करना आपको। यहाँ पर सूची दिया है, विद्रोह स्थल दिया है, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता दिया है। देखिए हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने किया था, बरेली में आपको खान बहादुर खान ने किया था, और फतेहपुर में अजीमुल्ला खान ने किया था, ठीक है। एक का 3, बी का 1, सी का 4, ऑप्शन नंबर जो डी है देखिए आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर है? तो ये आपको मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। जानते हैं लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? देखिए पारित लोकायुक्त जो है सबसे पहले उड़ीसा में हुआ था, किंतु सबसे पहले जो लागू हुआ था आपको महाराष्ट्र में हुआ था। कब? सन 1971 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह आपको इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है यह आपको सदिया से धुबरी को जोड़ता है, ठीक है। 3 जो है आपको कोटापुरम टू कोलम जोड़ता है। चौथा जो काकीनाडा जो है आपको मरकानम को जोड़ता है। ठीक, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना BS मिन्हास के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? देखिए दीर्घ तरंग विकिरण को हम अवरक्त विकिरण के नाम से भी जानते हैं, अवरक्त विकिरण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है हो जाएगा आपका बिखरना जो हो जाएगा या दीर्घ विकिरण प्रक्रिया का भाग नहीं है, ठीक है। ठीक है, चालन प्रक्रिया किसे कहते हैं? चालन प्रक्रिया जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं,
ठीक है। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरण जो है चालन विधि कहलाता है। मान लीजिए कि एक तवा है, ठीक है, तवा मान लीजिए गर्म तवा है, यदि इस पर किसी आप कप को रख देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि तवा से चालन विधि के माध्यम से ये कप भी क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तो यह जो है आपको जो कप गर्म होगा यह चालन विधि के द्वारा गर्म होगा। ठीक है। संवहन प्रक्रिया, देखिए मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, यह एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, मान लीजिए यहाँ करता है गति करके जाता है, गति करके जाता है और फिर ऊष्मा का जो है संचरण करता है, तो यह आपको संवहन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे सूर्य का जो किरण आता है विकिरण की प्रक्रिया है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह वस्तुओं को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो यह जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? आप सभी को पता हुआ, जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। इससे भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम, देखिए दुर्व्यापार कहने का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा बलात्श्रम कह रहा है, मतलब किसी से आप जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हो। यह कौन से अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23 में आपको वर्णित है। ठीक है। देखिए जितने भी अनुच्छेद है सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। देखिए अनुच्छेद 23 हम लोग देख लिए कि व्यापार या बलात्श्रम नहीं कराना है। अनुच्छेद 24 कहता है जो बच्चे होते हैं उनसे आप कारखानों में खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। जो कंपनियां होती हैं उसमें आप बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह आपको संविधान स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 जो होता है यह धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यह जो है आपको अनुच्छेद 348 में किया गया है। यदि हम अनुच्छेद 350 की बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा अनुच्छेद 350 बी के तहत करा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 350 बी। और हिंदी भाषा का विकास करने के लिए जो बताया गया है और अनुच्छेद 351 में बताया गया है। जितने भी दोस्तों ये अनुच्छेद है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ऐसे सब प्रश्न जो है आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 नंबर के निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक यदि हम बात करते हैं तो इसमें से जोसेफ मेजिनी जो था, इसको इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। भारत का एकीकरण का जनक किसे कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए इससे तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और जोसेफ मेजिनी ने। जो सबसे अहम भूमिका रखें तो जोसेफ मेजिनी का, इसलिए इसे एकीकरण का जनक माना जाता है इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च सन 1912 ईस्वी को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर अंग्रेजों ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाया था और बिहार का निर्माण किया था, तब से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व पृथ्वी दिवस? ये क्वेश्चन आपको दरोगा में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है, निवास करती हैं? इनमें से बताना आपको। तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में तो मिलती नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है इनमें से सबसे अधिक एसटी मिल जाओ जातियां निवास करती हैं। यदि भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह फिर आपको मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति हैं। ये क्या जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा। यदि आपको घन प्रतिशत की दृष्टि से पूछ दे, प्रतिशत की दृष्टि से, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फिर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मिजोरम में जो है 94.4% जो जनसंख्या यह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है। किंतु सबसे अधिक जो है जनजातीय निवास वो मध्य प्रदेश में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? तो यह उसके घनत्व के डिपेंड करता है। केवल वस्तु का द्रव्यमान तरल के घनत्व पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ये जो है वस्तु के तरल के घनत्व पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है। देखिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा चालू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त, 3 व्यवस्थाएं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे अधिक भाग यानी 51% भाग पर जो है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू किया गया था। यह
किसने इसे चालू किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसको थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड ने कब, सन 1791 में शुरू किया गया था। देखिए रैयत वाली व्यवस्था में क्या होता था कि जो किसान होते थे वहीं अपने जमीनों के मालिक होते थे। ठीक है, रैयत में किसान होता है तो यह अपनी जमीनों खुद मालिक होते थे और अंग्रेजों से इनका सीधा जो है कंपनी से सीधा संपर्क होता था, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता था। तो ये एक तरह से व्यवस्था जो थी काफ़ी अच्छा था और यह मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू किया गया था। फिर हम आपको मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को हॉट मैकेंजी के द्वारा लिया गया, हॉट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और यह व्यवस्था में क्या किया जाता है, कोई एक गांव है, मान लीजिए गांव के किसी एक व्यक्ति को उस गांव का महाल नियुक्त कर दिया जाता था, मतलब मुखिया नियुक्त कर दिया जाता था और कर जो लिया जाता था उसी व्यक्ति से लिया जाता था। कहा जाता कि आप गांव के सभी लोगों से कर इकट्ठा कर लो, इसके बाद आप कंपनी को कर दो। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो ये भी एक तरह से कहिए तो इसमें भी कोई किसान ही मालिक होता था, ये भी अच्छी थी। किंतु देखिए जो सबसे खराब व्यवस्था थी जो कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा प्रेसिडेंसियों में लागू किया गया था वह थी काश्तकारी व्यवस्था। काश्तकारी व्यवस्था या फिर आपको इसी को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था, जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त। इसमें क्या होता था कि एक जमींदार को नियुक्त कर लिया जाता था। वो जमींदार जो है चाहे उपज अच्छा हुआ हो, फसल अच्छा हुआ हो ना हो, अपने क्या है बाहुबल से जो है लोगों से पैसा वसूल करता था और वह अंग्रेजों को देता। तो यह काफ़ी खराब व्यवस्था थी। इस तरह 3 तरह की व्यवस्थाएं जो है भारत में लागू थी, याद रखिएगा। तो यहाँ रैयत वाली व्यवस्था का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था पूछ रहा है, यदि यह अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को जो है तीनों व्यवस्थाओं के बारे में समझ में आया होगा। और जो देखिए जो भी व्यवस्था है ये आपको एग्जाम में जरूर पूछता है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड जो है किस राज्य में है, तो याद रखिए यह आपको कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की बात करें तो फिर यहाँ आपको डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीरेंडीपीटी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध अचानक हो जाने वाली खोजों से। जब कोई खोज अचानक हो जाती है तो उसे सीरेंडीपीटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह थे उस समय। ठीक है, देखिए मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जो कि कभी भी अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, आप सभी को पता हो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और सांची कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कब बनी थी, 2007 से 12 का कार्यकाल जो था इनका था। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। यह भारत की प्रथम क्या है, याद रखिए, प्रथम जनजातीय समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति हैं। यह इनका संबंध उड़ीसा से है और यह जो है संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं। किस जाति से, संथाल जनजाति से जो है संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को कौन सी, मतलब किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए सबसे पहले याद रखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है किसके जन्म दिवस के अवसर पर, तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे। देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पे ही आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि क्षार धातुओं में क्या होता है, तो क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। ये जो प्रसाधन सामग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए खाद्य परिरक्षक वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसका प्रयोग करने से जो है वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि बेंजोइक अम्ल हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया आपका। फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। आपको पता होगा सन 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं ले रहा था। 1931 ईस्वी में गांधी जी जो है सिर्फ एक बार कांग्रेस से गए थे। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मसले पर जो है आकर यह बात अटक गई थी और यहीं से फिर यह असफल हो गया था। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता था, यार किया कि अंग्रेजों ने जिस तरह से अलग निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए लागू किया था, कब, 1909 ईस्वी में।
ठीक है। ठीक उसी तरह से वो चाहते थे कि दलितों के लिए, यानी जो एससी एसटी कास्ट के लोग हैं उनके लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए भी देना चाह रहे थे। इससे क्या होता कि ये देश को तोड़ना चाह रहे थे समुदायों के रूप में। ठीक है, तो इससे गांधी जी पहले से अवगत, इनका मानना था कि नहीं, अलग निर्वाचन क्षेत्र किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इसके जगह आप एससी एसटी को की जो सीटों की संख्या विधानसभा उसे बढ़ा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। इससे को ही हम लोग क्या हसन गंगू के नाम से जानते हैं, याद रखिए हसन गंगू के नाम से जानते हैं। बहमनी साम्राज्य का स्थापना सन 1347 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है? तो विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ दिया हुआ रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए जो है आवश्यक होता है सामान्य दृष्टि के लिए। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 का नाम जो है राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन बी2 की यदि कमी हो जाती है तो जो जीभ पे दाने निकल आते हैं, जीभ पे दाने तथा मुंह के जो साइड साइड दोनों कोने में फट जाता है, जिससे हम लोग मतलब आम भाषा में जूठ कठार के नाम से जानते हैं, तो यह राइबोफ्लोविन बी2 की कमी के कारण होता है। ठीक है, देखिए विटामिन बी3 का रासायनिक नाम आपको नियासिन है, और इसके कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग क्या कहा किससे कहते हैं? तो देखिए जब हाथों और जो हाथ और पैरों के त्वचे जो फट जाते हैं, ठीक है, वो पेलाग्रा कहलाता है। विटामिन बी11 का नाम आपको रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय यह फॉलिक अम्ल की जो है कमी हो जाती है तो यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो यह आपको नायलॉन था। देखिए नायलॉन का प्रयोग जो है आपको पैरासूट में किया जाता है, और जाल में किया जाता है, टायर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व आपको आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सन 1934 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जैसे कल के सेट में मैंने इसको बताया है आपको, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? याद रखिए एक्वा रेजिया का। देखिए एक्वा रेजिया जो है ना, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 का मिश्रण होता है। यह 3:2 के अनुपात में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है तो एक भाग जो है नाइट्रिक अम्ल का होता है। ठीक है, यह देखिए सोने को भी क्या कर सकता है? गला सकता है अपने अंदर। ठीक है, प्लेटिनम को भी गला सकता है। तो एक्वा रेजिया को उत्कृष्ट धातु को घोलने में यह काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड की अनियमितता से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो सामान्य घेंघा जिसे गलकंड कहते हैं, हाशिमोटो रोग और मिक्सिडीमा, तीनों जो है आपको थायराइड की अनियमितता के कारण होता है। थायराइड जैसे पता होगा जो स्वर होता है लैरिक्स के पास में ही इस आकार का होता है, यह एक ग्रंथि है। यदि आयोडीन कमी हो जाता है तो फिर आपको घेंघा रोग होता है। और थायराइड को नियंत्रित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो आपको आयोडीन करता है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक हैं। जो प्रस्तर अभिलेख हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो यह प्रशासन के प्रतीक हैं। ठीक है, देखिए अशोक ने टोटल आपको बता दूं 14 जो है शिलालेख लिखवाया तथा 7 जो है आपको स्तंभ अभिलेख लिखवाया। और ये जो अभिलेख लिखवाए गए थे यह याद रखिएगा प्राकृत भाषा में लिखवाए गए थे। प्राकृत भाषा में जो है मैक्सिमम लिखवाए गए थे, किंतु और जगह आपको आरमाइक लिपि, ठीक है, खरोष्ठी लिपि, यूनानी ग्रीक यूनानी लिपि भी देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो थे प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था? यह आपको सारनाथ से किया था, क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो प्रथम का उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को वो आपको सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? तो ये आपको बनारस से 5 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनती हैं? ये आपको सिनैप्स से बनती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका कि निम्न में से कौन पेशी ऊतक के प्रकार है? देखिए पेशी ऊतक का प्रकार इसमें बात करें तो अरेखित या अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी उसे कहते हैं जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। रेखित या ऐच्छिक पेशी उसे जिसमें हमारा नियंत्रण होता है, जैसे कि हाथ, बाजू, पैर हो गया। ठीक, अनैच्छिक पेशी में यदि बात करें क्या हुआ, आहार नल हो गया, वृषण हो गया, ब्लड हो गया, ये सब अनैच्छिक पेशी है। पेशी ऊतक ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। पेशी ऊतक किसे कहते हैं? देखिए यह प्रचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उत्तरदायी होता है। जब हम चलते हैं, ठीक है,
और किसी प्रकार की और गतिविधि करते हैं तो ये आपको पेशी ऊतक के अंतर्गत आ जाता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, क्वेश्चन आ जाता कभी कभी, तो अल्टमैन ने किया था, किंतु इसका नाम जो है बेंडर ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं राइबोसोम को, तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है वो राइबोसोम के माध्यम से ही बनता है। गोल्जी कॉइल जो होता है यह वेसल्स, ये जो है आपको परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, और केंद्रक केंद्रक जो होता है कोशिका का दिमाग इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं इसे विकसित किया था किसने? इसको आपको मूलिस ने विकसित किया था। देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ देगा शायद, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन 94 है आपका, किस उपवर्ग का जंतु न तो अंडा देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं? तो ये जो है आपको मेटाथीरिया वर्ग के जंतु ऐसा करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, कंगारू का नाम सुने होंगे आप, कंगारू न तो अंडा देता और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता या अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता, फिर जो है उसका थैला होता है उसमें बच्चे का पूर्ण विकास होता है। यूथेरिया के अंतर्गत मानव जाति आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने से है? तो वेनेडियम थर्ड का प्रयोग है दूध में नाइट्रेट की स्थिति का पता लगाया जाता है वेनेडियम थर्ड से। ये भी मैथ रीजनिंग है। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए मैं आप लोग क्या करूँगा कि इसका पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मैथ रीजनिंग प्रश्नों को बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए 129 नंबर डायरेक्ट है, बाकी जो भी 28 क्वेश्चन ये मैथ रीजनिंग है। 129 नंबर कह रहा है कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया गया है? तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है यह आपको भारत में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक में जो है 7 देशों का जो है प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली हैं? तो यह आपको हैदराबाद के पास में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि, देखिए क्वेश्चन आता है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? याद रखिए गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को शुरुआत किया था। गुरु अंगद देव जो थे यह गुरु नानक, जैसे आपको पता है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे, इनके भाई थे गुरु अंगद, जिसे लहना के नाम से भी जाना जाता था। लंगर की व्यवस्था जो है गुरु नानक ने शुरू किया था, किंतु इसे अस्थायी कर दिया किसने? इसे अस्थायी गुरु अंगद देव ने कर दिया। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, जो अकबर के समकालीन थे, और इनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवा दिया था। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने ही सिखों के लिए आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। जो 2023 का थीम जो था विश्व कैंसर दिवस का, वो था क्लोज द केयर गैप, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो इसमें आपको महाराष्ट्र ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं। इसका आयोजन जो किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का, ये एमपी मध्य प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? आधार मित्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत में पहला न्यूक्लियर प्लांट बनेगा कहाँ? और यह आपको हरियाणा में बनेगा। याद रखिए कहाँ? हरियाणा में बनेगा। हरियाणा किस शहर में? हरियाणा के गोरखपुर शहर में। अब गोरखपुर शहर में मतलब उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिए, गोरखपुर शहर एक हरियाणा में भी है जहाँ पे आपको न्यूक्लियर प्लांट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 137, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अपना अध्यक्ष चुना है। किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो यह आपको रुचिरा कंबोज को चुना है। देखिए भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करती हैं वो रुचिरा कंबोज ही करती हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी चुन लिया है। 138 के भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का को क्या नाम दिया गया है? तो इसे रैपिड एक्स नाम दिया गया है। क्या? रैपिड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी अरब सागर में उठे विपर जो है साइक्लोन, जो विपर जो है चक्रवात आया था, का नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। और देखिए विपर जो है का अर्थ बांग्ला में क्या होता है? याद रखिए इसका अर्थ आपदा होता है। ठीक है, एक आया था आपको गुलाब चक्रवात, गुलाब चक्रवात, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का
अनावरण किया है, तो यह आपको चाइना ने किया है। और इस सुरंग का नाम क्या रखा है, तो रखा है JF-22 जो है इस सुरंग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता। यह कहाँ के रहने वाले, यह रखेगा यह आपको सर्बिया के रहने वाले, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्मैक मैकार्थी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में TCS के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। देखिए TCS का फुल फॉर्म आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसके जो CEO बने हैं वो के कृतिवासन बने हैं। कौन, के कृतिवासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को, ठीक है। 2023 के 4 विजेताओं में शामिल किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, यह 4 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक भारतीय है, उनका नाम बताना आपको। तो यह है डॉक्टर रवि आर कन्नन, इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है, यह आपको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट, देखिए क्या 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है। इसका लोकार्पण जो है आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो यह आपको मोहन बगान SG थी। कौन, मोहन बगान SG थी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 150 प्रश्नों में जो जीके जीएस का प्रश्न है हमारा समाप्त हो गया। आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक भी जरूर दें कि आपको जो सेट है और आपके लिए वो कितना हेल्पफुल है, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि नहीं आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे।